दोस्तों, मैं सूर्यकांत सिंह आपका स्वागत करता हूं आज द एकेडमी ऑफ एजुकेशन में। चलिए शुरू करते हैं आज नया चैप्टर ट्रायंगल्स के साथ। इससे पहले भी आपने ट्रायंगल्स पढ़ चुका होगा पिछले प्रीवियस क्लासेस में। चलिए आज कुछ डिविजन्स के साथ हम शुरू करें। नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, है ना? ठीक है, नाइन्थ क्लास में, इससे प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। इस साल हमको टेंथ में क्या पढ़ना है? सिमिलैरिटीज के बारे में। तो थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंसी के बारे में फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए क्या क्या होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। पहले तो ट्रायंगल कितने तरीके के होते हैं उसको पहले समझते हैं, साइड के हिसाब से और एंगल के हिसाब से। तो साइड के हिसाब से भी 3 तरीके के होते हैं और एंगल के हिसाब से भी क्या होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। तो साइड के हिसाब से कितने होते हैं? साइड के हिसाब से कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं? तो पहला हो जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसके तीनों साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जिसके तीनों साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है, इसके तीनों साइड्स क्या हो गए? इक्वल हो गए, उसको क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसमें सारे एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सारे के सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। ये क्या हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसे ही होता है दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि दो साइड इक्वल होते हैं। और थर्ड होता है स्केलेन ट्रायंगल, जिसके कोई भी साइड इक्वल नहीं होते, कोई भी एंगल इक्वल नहीं होते। ठीक है, ये तो साइड के हिसाब से था। अब चलिए क्या एंगल्स के हिसाब से, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। ये था साइड के हिसाब से और एंगल के हिसाब से ट्रायंगल होते हैं। इसी में हमको पढ़ना रहता है क्या? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में और सिमिलैरिटीज के बारे में। तो पिछले क्लास में आपने पढ़ चुका है नाइन्थ में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं। आइए कुछ उसी को रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद आपके मेन टॉपिक सिमिलैरिटीज में आएंगे। देखिए कॉन्ग्रुएंसी कितने तरीके के होते हैं। जैसे कि ये ट्रायंगल है ए बी सी। पहले आपने पढ़ा होगा साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, सेकंड साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, तो थर्ड एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, फोर्थ एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, फिफ्थ आरएचएस के बारे में। ठीक है, इतने सारे कॉन्ग्रुएंसी को आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया है, तो उसी का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। जैसे कि ये दो ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता क्या है? पहले कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल उसे कहते हैं जो मतलब हर एक रिस्पेक्ट में क्या हो, दूसरे ट्रायंगल के इक्वल होना चाहिए। जैसे क्या है, दो ट्रायंगल है, जैसे कि ये एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल क्या है? तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब क्या? हर एक तरीके से क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। मतलब क्या कि सारे के सारे एंगल इसके सारे एंगल के इक्वल होने चाहिए और सारे साइड्स इसके सारे साइड्स के इक्वल होने चाहिए, है ना? उसी में हम देखते हैं मतलब क्या एक दूसरे पर क्या टोटली ओवरलैप करना चाहिए। अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो क्या होगा? ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल पे क्या होगा? टोटली ओवरलैप करेगा। ओवरलैप करेगा, उसी में कुछ कुछ क्या है थ्योरम्स थे, पढ़ा होगा आपने साइड 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 के बारे में। मतलब अगर ये साइड 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 से अगर कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब इसके ये साइड के इक्वल, बीसी ईएफ के इक्वल, एबी एसी ईएफ के इक्वल, और इसका एंगल ए एंगल डी के इक्वल। एंगल अगर ए थीटा है, इसका एंगल डी क्या होगा? थीटा होगा। एंगल बी अगर इसका अल्फा है तो एंगल ई इसका भी क्या होगा? अल्फा होगा। एंगल सी अगर बीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा? बीटा होगा। मतलब इसके तीनों साइड्स, इसके तीनों एंगल्स के क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो टोटली ओवरलैप करना चाहिए। तो अगर साइड के हिसाब से देखा जाए तो ये अगर इसके तीनों साइड के इक्वल है तो मतलब कौन सा कॉन्ग्रुएंसी है? हम बोलेंगे साइड साइड साइड। जैसे क्या इसका ए बी, तो पहला कॉन्ग्रुएंसी क्या है? साइड साइड साइड। अगर इसके तीनों साइड के अगर इक्वल है तो क्या हो जाएगा? साइड 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 के कॉन्ग्रुएंसी। अगर ए बी किसके इक्वल है? डी के। बीसी किसके इक्वल है? ईएफ के। और एसी किसके इक्वल है? डीएफ। तो अगर ये तीनों साइड अगर इसके तीनों साइड के अगर इक्वल है
तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी होगा? साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। वैसे ही दूसरा क्या है? साइड एंगल से। तो इसमें अगर दो साइड और एक इसका इंक्लूडिंग एंगल अगर इक्वल है, जैसे कि देखिए मैं बोल रहा हूँ कि ए बी किसके इक्वल है? डी एफ। ठीक है, ए सी किसके इक्वल है? डी एफ के। ए बी किसके इक्वल है? डीई के। ए सी किसके इक्वल है? डी एफ। और इसका एक इंक्लूडिंग एंगल ए और एंगल डी अगर इक्वल है तो इसमें कौन सा कॉन्ग्रुएंसी लगेगा? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। कोई भी दो साइड उसका इंक्लूडिंग एंगल इसके दो साइड और इसके इंक्लूडिंग एंगल के अगर इक्वल हो जाता है तो क्या हो जाता है? कौन सा कॉन्ग्रुएंसी लगता है? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। वैसे ही तीसरा है एंगल साइड एंगल। तो इसमें क्या होंगे? दो एंगल और एक साइड क्या होगा? दोनों दोनों ट्रायंगल के इक्वल होंगे। तो इसमें दो साइड और दो एंगल उसका इंक्लूडिंग साइड अगर इसके दो एंगल और इंक्लूडिंग साइड के अगर इक्वल हो जाता है, जैसे देखिए ए बी सी, ये हो गया डी ई और ये एफ। थर्ड देख रहे हैं एंगल साइड एंगल। तो इसमें दो एंगल और एक इंक्लूडिंग साइड अगर ये ए किसके इक्वल? डी के इक्वल, ये भी इसके ई के इक्वल है, और इनका जो इंक्लूडिंग पार्ट इंक्लूडिंग साइड है और इसका इंक्लूडिंग अगर साइड है, अगर ये दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? कौन सा कॉन्ग्रुएंसी लगता है? साइड एंगल साइड। तो हम लोग अगर एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी को अगर देखना है तो कोई भी दो एंगल, जैसे कि कोई भी दो एंगल और उसका इंक्लूडिंग पार्ट क्या होना चाहिए? दूसरे ट्रायंगल के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए कि अगर अगर इसका ए एंगल इसके डी एंगल के इक्वल हो, इसका बी एंगल इसके ई एंगल के इक्वल हो, और इनका इंक्लूडिंग पार्ट ए बी और इसका इंक्लूडिंग पार्ट डी अगर एक दूसरे के इक्वल हो, तो यहाँ कौन सा कॉन्ग्रुएंसी लगता है? एंगल साइड एंगल एंगल साइड एंगल एंगल साइड एंगल। तो ये एंगल साइड एंगल समझ में आ गया। अब इसके बाद एंगल एंगल साइड क्या होता है? जैसे कि इसमें एंगल एंगल साइड में भी दो एंगल और एक साइड इक्वल होता है, बट इसका इंक्लूडिंग पार्ट नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये एंगल के इस एंगल के इक्वल था, ये एंगल इस एंगल के इक्वल था, और इंक्लूडिंग पार्ट मतलब क्या कि दोनों एंगल एक ही साइड पर क्या हो रहे हैं? लाई कर रहे हैं, मतलब टच कर रहे हैं। तो उस केस में कौन सा कॉन्ग्रुएंसी होता था? एंगल साइड एंगल। बट ये दो एंगल अगर इक्वल है, जैसे कि ए एंगल इसके डी के इक्वल है, बी एंगल ई के इक्वल है, लेकिन इसका इंक्लूडिंग पार्ट ए बी और डीई ये इक्वल नहीं है, इसके अलावे कोई भी दूसरा साइड इक्वल है, चाहे ये इक्वल हो जाए इसके, चाहे ये इक्वल हो जाए इसके, उस केस में है ना क्या होता है? उस केस में होता है एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। मतलब क्या? अगर इंक्लूडिंग पार्ट इक्वल नहीं है, कोई भी दूसरा साइड इक्वल है, उस केस में एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी को हम लोग देखते हैं। क्या होता है? कौन से कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल है ना कॉन्ग्रुएंट होता है? तो एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में उतना 10th में है ना जानना नहीं है, हमको सिमिलैरिटीज से मतलब। तो सिमिलैरिटीज को आगे देखते हैं कि सिमिलैरिटीज क्या होता है और सिमिलैरिटीज और कॉन्ग्रुएंसी में मेजर डिफरेंस क्या है। आइए, कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या? कॉन्ग्रुएंसी मतलब हर एक चीज दूसरे ट्रायंगल के इक्वल होगा, मतलब एंगल सारे एंगल उसके इक्वल, मतलब कोई सा भी अगर एंगल साइड एंगल बोल दीजिए, साइड एंगल साइड बोल दीजिए, एंगल एंगल साइड बोल दीजिए, उस रिस्पेक्ट में दूसरे ट्रायंगल का एंगल क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो लेकिन सिमिलैरिटीज में क्या है? सिमिलैरिटीज में कि उनके एंगल तो इक्वल होते हैं, नो डाउट। अगर एंगल इक्वल है इस दो, जैसे कि ये दो ट्रायंगल है, जैसे ये ए बी सी डी ई, इसके सारे एंगल के इक्वल है। अगर ये थीटा है, ये भी थीटा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है। ठीक है। तो सिमिलैरिटीज में क्या होता है कि कोई भी साइड इक्वल नहीं होता,
सिमिलैरिटी मतलब क्या, उससे मिलता जुलता, मतलब हो सकता है कि इसका क्या शेप अलग हो और मतलब इसका शेप तो सेम हो लेकिन इसका साइज क्या हो, अलग अलग हो। मतलब ये इसमें क्या होता है, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है साइज के हिसाब से। जैसे कि ये क्या है, छोटा ट्राइंगल है, ये डी ई एफ। तो इस केस में इसके एंगल चलिए इक्वल है, थीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है। इसके तीनों एंगल, इस ट्रायंगल के तीनों इक्वल एंगल के क्या है, इक्वल है। लेकिन इसका क्या है, साइड इक्वल नहीं है। साइड इक्वल नहीं है तो यही मेजर डिफरेंस होता है कॉन्ग्रुएंसी में और सिमिलैरिटीज में, कि कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है कि सारे एंगल और सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन सिमिलैरिटीज में सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस ये है कि उसके एंगल तो इक्वल होते हैं लेकिन उनके साइड इक्वल नहीं। तो साइड इक्वल नहीं होते हैं तो होते क्या है, तो सिमिलैरिटीज में एंगल इक्वल हो गए तो, और साइड क्या हो गया, इक्वल नहीं हुआ। लेकिन यहां पर यह है कि इनके साइड का रेशियोज क्या होता है, इक्वल होता है। रेशियोज मतलब क्या, इसका अगर एक साइड, इसके एक साइड के रेशियो क्या होगा, मतलब देखिए जैसे थीटा है, थीटा के सामने क्या है, बीसी है, इसका बीसी। यहां थीटा क्या है, ईएफ है, तो ईएफ इनका रेशियो, मतलब ये दो साइड का रेशियो इसके दूसरे साइड के रेशियो के, इन दोनों ट्राइंगल के दूसरे साइड के रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो थीटा के सामने बीसी था, यहाँ थीटा के सामने ईएफ है, यहाँ बीटा के सामने क्या है, एबी है, यहाँ बीटा के सामने जो भी होगा डीई, और यहाँ अल्फा के सामने एसी है, यहाँ अल्फा के सामने डीएफ। तो इनके साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ साइड्स इक्वल नहीं होते, इनके साइड्स के क्या होते हैं, रेशियो इक्वल होते हैं। तो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस ये हो गया कि उसके साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब क्या, कॉन्ग्रुएंसी में क्या होते हैं, साइड्स इक्वल होते हैं, और सिमिलैरिटीज में उनके साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो कैसे है ना पता करेंगे कि कौन सा रेशियो होगा। जैसे देखिए इसका अगर थीटा इसके थीटा के इक्वल है तो थीटा के जो सामने वाला कौन सा साइड है, बीसी है। यहाँ पे थीटा के सामने वाला कौन सा साइड है, ईएफ है। तो थीटा के सामने अगर बीसी है तो इसका रेशियो किसके रेशियो के नीचे आएगा, ईएफ के नीचे आएगा, मतलब बीसी के नीचे क्या है, ईएफ आएगा। वैसे ही अल्फा, अल्फा के सामने क्या है, एसी है, तो यहाँ अल्फा के सामने क्या है, डीएफ है, तो एसी के नीचे क्या आएगा, डीएफ आएगा। मतलब सिमिलैरिटीज में क्या होते हैं कि उनके साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ही सिमिलैरिटीज में क्या पढ़ना है, सिमिलैरिटीज में सबसे पहले पढ़ना है हमको थेल्स थ्योरम के बारे में। मतलब क्या, उसको दूसरे नाम से भी बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, उससे पहले एक दो है ना थ्योरम, उसको समझ लीजिए कि एंगल 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 सिमिलैरिटीज होते हैं। जैसे कि क्या, यही है जो मैंने अभी जस्ट बताया है, वही चीज। सिमिलैरिटीज में पहला चीज देखिए, सिमिलैरिटीज में और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस क्लियर हुआ ना। कि सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है कि सारे साइड्स इक्वल होते हैं, उसके साथ साथ एंगल भी इक्वल होते हैं। बट सिमिलैरिटीज में क्या होता है कि सिर्फ एंगल इक्वल तो होता है बट उनके साइड्स कभी इक्वल नहीं है। साइड्स के क्या इक्वल होते हैं, रेशियोज इक्वल होते हैं। तो उसी में एंगल 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 सिमिलैरिटीज है। जैसे कि ये ट्राइंगल है ए बी सी, और उसी के सिमिलर में एक ट्राइंगल है डी ई एफ। मैं बोल रहा हूं क्या, एंगल 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 सिमिलैरिटीज। तो एंगल 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 सिमिलैरिटीज मतलब क्या, इसके तीनों एंगल, इसके तीनों एंगल क्या है, इक्वल है। मतलब ए अगर है कुछ जैसे थीटा है तो डी भी थीटा होगा, बी अल्फा है, इसके इक्वल मैंने किया ई अल्फा है, सी अगर बीटा है तो ई भी बीटा है। ठीक है, तो इसके तीनों एंगल, अगर इसके तीनों एंगल के अगर इक्वल हैं तो इनके साइड्स का रेशियो क्या होगा, इसके साइड्स के रेशियो के इक्वल हो, मतलब तीनों साइड्स के रेशियो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो उसको लिखते कैसे हैं, जैसे कि थीटा के सामने जैसे क्या है, बीसी है। अगर बड़े ट्राइंगल से पहले चल रहे हो तो पहले बड़े बड़े ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में लिखो पहले। अगर थीटा के सामने क्या है, बीसी है, तो इसके नीचे क्या आएगा, छोटे वाले ट्रायंगल के देखो थीटा के सामने क्या है, ईएफ है, तो ये क्या आ जाएगा, नीचे ईएफ। वैसे ही ये थीटा का काम हो गया। तो अब अल्फा से चलते हैं। तो अल्फा के सामने बड़े ट्रायंगल में कौन सा साइड है, एसी है, तो यहाँ क्या आएगा, एसी आएगा। वैसे ही यहाँ पे छोटे ट्रायंगल में अल्फा के सामने क्या है, डीएफ है, तो यहाँ नीचे क्या आएगा, डीएफ आएगा। और बीटा के सामने क्या है, यहाँ बड़े ट्रायंगल में ए बी है,
तो बीटा के सामने एक छोटे ट्रायंगल में क्या आएगा, डी आएगा। मतलब ये दोनों साइड के रेशियो के इक्वल होंगे, और मतलब तीसरे साइड के भी रेशियो के क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब तीनों क्या होंगे, तीनों साइड के रेशियो इक्वल होंगे। मतलब जैसे कि अब देखो एग्जांपल से देखते हैं, जैसे ये क्या था, 10 था, और ये 6 ले लो, ठीक है, ये हो गया 20 और 12 और इसको ले लो 16। अगर ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो इनके साइड्स के रेशियो, मतलब तीनों साइड्स के रेशियो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो देखो बीसी के सामने, बीसी क्या है, 6 है, बीसी अगर 6 है तो ईएफ क्या है, 12 है, ठीक। वैसे ही एसी क्या है, एसी 8 है, और डीएफ क्या है, डीएफ 16 है। उसके बाद एबी क्या है, एबी 10 है, और डीई क्या है, तो 20 है। देखो जैसे ही काटो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 8 1 जा 1, 8 2 जा 16, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। तो ये तीनों क्या आ गए, 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। तीनों के रेशियोज क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये सिमिलैरिटीज क्या बोलती है कि इनके साइड्स इक्वल नहीं होंगे, इनके साइड्स के क्या होंगे, रेशियो इक्वल होंगे। तो इसी से आया क्या, थेल्स थ्योरम, ठीक है, उसको जानते हैं। सारे क्वेश्चन थेल्स थ्योरम पे ही बेस्ड है, पहले एक्सरसाइज के ट्रायंगल के। तो थेल्स थ्योरम को समझते हैं कि थेल्स थ्योरम बोलता क्या है, उसी को दूसरे वर्ड्स में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलते हैं। तो आइए देखते हैं अब थेल्स थ्योरम के बारे में। आपके बुक में दिया है थेल्स थ्योरम का है ना डेफिनेशन, वहां आप पढ़ लेना। मैं आपको एकदम इजीएस्ट वे से उसको समझाने का कोशिश करता हूँ। तो थेल्स थ्योरम बोलता क्या है, जब एक साइड के पैरेलल, कोई एक ट्रायंगल है, किसी भी साइड के पैरेलल जब है ना एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और वह लाइन दो साइड को इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट पर, तो जो इंटरसेक्ट करती है उनका रेशियो दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। चलिए आइए पहले देखते हैं इसको डायग्राम से समझने का कोशिश। जैसे कि एक ट्रायंगल है ए बी और ये सी, अगर ये इस साइड के पैरेलल, कोई भी साइड, इस साइड के भी ले सकते हो, इस साइड के भी ले सकते हो, इस साइड के भी ले सकते हो, तो इन किसी भी साइड के पैरेलल जब एक लाइन क्या कर जाती है, खींची जाती है, और वह दो साइड को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, चलो ये डी पे कर रही है, इधर ई पे कर रही है। जब किसी साइड के पैरेलल में एक लाइन दो साइड्स को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, और वो क्या है, लाइन एक तीसरे लाइन के पैरेलल, उस केस में देखो दो पार्ट में क्या कर रही है, इसको डिवाइड करती है। जब दो पार्ट में डिवाइड करती है तो उन्हीं दो पार्ट का रेशियो, मतलब एक साइड के पार्ट का रेशियो, रेशियो मतलब क्या होता है, कोई भी किसी भी चीज को है ना रेशियो में लिखना है, मतलब क्या, ए बाई बी, ये क्या होता है, रेशियो में होता है। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, A:B। तो ये रेशियो फॉर्म हुआ। तो ये एक साइड के दोनों पार्ट्स के रेशियो दूसरे साइड के दोनों पार्ट्स के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब बोलने का मतलब ये है कि जब किसी साइड, किसी ट्रायंगल के किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन खींची जाती है, और वह दोनों साइड को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो कुछ पार्ट्स में उस साइड को डिवाइड करती है, उसी पार्ट्स के रेशियो का क्या होता है, उसी पार्ट्स के रेशियो, मतलब एक साइड के पार्ट्स के रेशियो दूसरे साइड के पार्ट्स के रेशियो के इक्वल होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम बोलते हैं। मतलब क्या, AD अपॉन में DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन में EC के, ये होता है थेल्स थ्योरम। ठीक है, मतलब किसी भी लाइन के किसी भी साइड के पैरेलल में अगर एक लाइन अगर खींची जाए और वह दोनों साइड को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो वही जहां वो इंटरसेक्ट करती है उस साइड को दो पार्ट में डिवाइड करती है, दोनों पार्ट्स के रेशियो दूसरे साइड के पार्ट्स के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यही थेल्स थ्योरम उनको बोलता है। तो इसमें ये क्या है, ये तो पहला टर्म है कि AD अपॉन में DB इक्वल्स टू AE अपॉन में क्या होता है, EC होता है। इसी में एक और चीज आता है क्या, कि AD अपॉन में AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन में AC इज इक्वल टू DE अपॉन में EC। ये और है, इसको क्या बोलते हैं, पोलैरिटी बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि AD, ये छोटा वाला पार्ट और पूरा पार्ट ABB, इनका रेशियो
AE, ये छोटा वाला पार्ट, इसके साथ क्या बड़ा वाला पार्ट, जैसे ये छोटा ले लिए फिर इसके बाद ये बड़ा ले लिए, इसमें ये छोटा पार्ट और ये पूरा पार्ट, और इसमें ये पार्ट और ये पार्ट का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये क्या हो गया, थेल्स थ्योरम हो गया। इस चीज को क्या कर सकते हो, प्रूव भी कर सकते हो कि ये टर्म आया कैसे। तो आइए इसके बाद देखते हैं कि ये चीज आया कैसे। देखिए, मैं बताया था ना कि ये हाफ पार्ट अपॉन में पूरा पार्ट, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग AD अपॉन में AB इक्वल्स टू AE अपॉन में AC इज इक्वल्स टू DE अपॉन में BC के इक्वल होगा। ठीक है, ये थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग आया। ठीक, तो ये आया कैसे। सिमिलैरिटीज में क्या होता है, सिमिलैरिटी में मैं बताया ना कि सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक बड़ा वाला ABC और एक छोटा वाला ADE। तो ये दोनों ट्रायंगल को जब अलग करेंगे, जैसे कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल है ABC और ये क्या है, छोटा वाला ट्रायंगल है A। तो ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग इनको भी क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि ये दोनों ये और इसका ए क्या है, दोनों के लिए इक्वल है, क्योंकि दोनों के लिए एक ही ए है। तो ए दोनों में क्या होगा, इक्वल होगा। बी को डी के इक्वल कर रहे हैं और सी को ई के इक्वल कर रहे हैं। इसको थीटा से डिनोट कर लो, इसको अल्फा से और इसको बीटा से। ठीक, तो सिमिलैरिटीज लिखते कैसे हैं, तो कोई भी जैसे कि देखो, पहले छोटा वाले ट्रायंगल से देखते हैं। तो थीटा के सामने क्या है, डी है, तो डी। अगर ये इसके सिमिलर है, ये सिमिलर का साइन है, तो अगर ए बी सी ए डी के अगर सिमिलर है तो इनके साइड्स के रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो थीटा के सामने क्या है, डी है, यहाँ पे थीटा के सामने क्या है, बीसी। यहाँ पर अल्फा के सामने क्या है, एसी है। सॉरी, पहले छोटे वाले ट्रायंगल से चल रहे हैं ना, तो अल्फा के सामने क्या है, एई है। तो यहाँ अल्फा के सामने क्या है, एसी है। यहाँ छोटे वाले ट्रायंगल से पहले, छोटे वाले ट्रायंगल में देखेंगे बीटा से, बीटा के सामने क्या है, एडी है, तो यहाँ बीटा के सामने क्या है, एबी। देखो आ गया, क्या बताया कि हाफ अपॉन क्या पूरा, हाफ अपॉन पूरा, हाफ अपॉन क्या पूरा। तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स को मैंने अलग अलग कर दिया और सिमिलैरिटी से दोनों को प्रूव किया। तो इनके रेशियोज डी अपॉन बीसी, देखो डी अपॉन बीसी इज इक्वल टू एई अपॉन एसी इज इक्वल टू एडी अपॉन एबी। ये आ गया। रेशियोज इधर उधर हो सकते हैं, बट ये तीनों एक दूसरे क्या है, इक्वल है। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों सेम चीज है। तो समझ में आया कि थेल्स थ्योरम क्या होता है। थेल्स थ्योरम में ये बोलते हैं कि कोई भी साइड के पैरेलल अगर एक लाइन किसी दो साइड के किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो वह क्या बोलते हैं कि इसको रोको यार। तो थेल्स थ्योरम समझ में आया। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या, कि जब एक साइड के पैरेलल, जब एक लाइन कि दो साइड को किसी पॉइंट पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। जैसे ये डी लाइन है, ए बी को डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और एसी को ई पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो डिवाइडेड पार्ट है उनका रेशियो, मतलब एक साइड के डिवाइडेड पार्ट के का रेशियो दूसरे साइड के पार्ट्स के क्या होगा, इक्वल होगा। वही होता है एडी अपॉन में, इसका तो पहला क्या बताया था, पहला बताया था एडी अपॉन में ईबी इक्वल्स टू ए अपॉन में ईसी। इस चीज को सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, इसको हमेशा ध्यान रखना है कि ये एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू ए अपॉन में क्या, ईसी के। ठीक है, वही उसी के आगे में बताया कि ये इसको क्या बोलते हैं, कॉलरी बोलते हैं। तो हाफ पार्ट अपॉन में क्या, पूरा पार्ट, एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल्स टू ए अपॉन में क्या, एसी, और डी अपॉन में बीसी के क्या होता है, इक्वल होता है। और यही इसका क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया कि कैसे होता है। ठीक है, तो
एक थ्योरम हो गया थेल्स थ्योरम। इसी का एक दूसरा है कि उसी को कन्वर्स बोलते हैं। जैसे देख, थेल्स थ्योरम का ही कन्वर्स है। जो दूसरी थ्योरम पढ़ना है तुमको, जैसे कि एक ट्रायंगल है ए बी और सी है, और ये एक लाइन है। अभी मैंने नहीं बोला कि ये क्या है, पैरेलल है कि नहीं है। ये एक लाइन है जो डी और ई पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस केस में, इस थ्योरम में क्या बोला जाता है कि अगर इनका रेशियो अगर इक्वल है, इनका अगर रेशियो क्या है, एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन में क्या है, इसी के, तो क्या होगी, ये लाइन पैरेलल होगी, जस्ट उसके अपोजिट। इससे पहले वाले थ्योरम में क्या बोल रहे थे कि अगर एक पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनका एक साइड का रेशियो दूसरे साइड के रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। लेकिन दूसरे थ्योरम में क्या बोला जा रहा है कि इनका रेशियोज अगर इक्वल है, जस्ट उसको क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया, कि इनका अगर रेशियो अगर इक्वल है, एडी अपॉन में कोई भी ट्रायंगल, इसमें डी एक लाइन है, मैंने नहीं बोला कि पैरेलल है, डी क्या है, एक लाइन है, और डी और ई पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ए बी और ए सी को। तो एडी अपॉन में डीबी और ए अपॉन में इसी अगर इक्वल है तो क्या होता है कि पक्का है कि ये लाइन क्या है, कि पैरेलल है। अगर एडी अपॉन डीबी इक्वल टू के अपॉन इसी है तो इसका मतलब क्या हो गया कि डीई के पैरेलल है। कन्वर्स होता है जस्ट उसका उल्टा, डीई अपॉन में क्या है, ये बीसी है। अगर कोई ट्राइंगल में उनके साइड्स के रेशियो अगर इक्वल है तो क्या होगा, डी किसके पैरेलल होगा, वह लाइन बीसी के पैरेलल होगा। मतलब क्या, डी और ई पे इंटरसेक्ट करती है और उनका रेशियोज अगर इक्वल है तो वह लाइन क्या होगी, दूसरे लाइन के क्या होगी, इक्वल होगी। यही होता है, ये दूसरा थ्योरम था जो हेल्स थ्योरम का जस्ट क्या होता है, कन्वर्स होता है। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, देखते हैं तो आगे इसके बाद शुरू करेंगे हम एक्सरसाइज पे आएंगे। एक्सरसाइज 6 देख लेंगे कौन सा एक्सरसाइज है, कौन सा चैप्टर है। आई थिंक कि ये 6th चैप्टर होगा तुम्हारा, और इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। थेल्स थ्योरम और उसका कन्वर्स समझ में आया तो कल से हम लोग क्या करेंगे कि इसका एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, चलिए बाय। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा मेरे साथ पढ़ के। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और आप लोगों को भी बता सकते हैं और शेयर कर सकते हैं।